So the writer we are about to do is M.N. Srinivas. इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो आपको लिखने हैं इन द पेपर. तो पहला है कि डायनामिज्म लेकर आए थे सोशियोलॉजी में. इन्होंने टर्म्स इंट्रोड्यूस की थी जैसे कि संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सॉलिडारिटीज़. वर्टिकल में क्या हो गया, वर्टिकल क्या हो गया, क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटर कास्ट सॉलिडारिटी, जहाँ पे द लाइन इज़ लाइक दिस फ्रॉम नीचे से ऊपर, और यहाँ पर कास्ट होगी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा. इनके बीच में जो इंट्रैक्शन दैट इज़ इंटर कास्ट. और इंट्रा कास्ट होगी जहाँ पे कास्ट होगी ऑन दी स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर ऊपर नीचे का कोई कंसेप्ट नहीं है, राइट. सो ही रिजेक्टेड द मोनोलिथिक एंड पैन इंडियन यूज ऑफ कास्ट. एंड हिज वर्क का काम है जिसका नाम था रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर को साउथ इंडिया, बिकॉज ही हैड स्टडीड दिस village in South India, and he used theoretical framework derived from structural functionalism of Ratcliffe Brown, और कंबाइन कर दिया था इसको विद सोशियोलॉजिकल इंडोलॉजी, राइट. तो इन्होंने वर्ना को देखा था. वर्ना जो होता है ना, वर्ना हिंदी का वर्ड है. वर्ना को इन्होंने देखा था एज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर द स्टडी ऑफ कास्ट, बट ड्रू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्पायरिकल रियलिटी फ्रॉम एथनोग्राफिक स्टडीज़. एम्पायरिकल रियलिटी को साइंटिफिक एथनोग्राफिक स्टडीज़ से इन्होंने देखा था. फील्ड स्टडी को इन्होंने यूज़ किया, फील्ड स्टडीज़ को यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए दी वर्किंग ऑफ द कास्ट. एंड ही यूज्ड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बाय फोकसिंग ऑन ट्रेडिशन, स्टेटस, वेल्थ, पावर, राइट. He rejected the dominant approach in its understanding, which was basically ज़रा जो पॉल्यूशन और प्योरिटी जो फोकस करती थी उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बिकॉज ही यूज द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. सो ही डिड नॉट फोकस ऑन जस्ट दिस एस्पेक्ट. ही डिडंट प्रोफेस हिमसेल्फ एज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. बट इन्होंने ये बोला कि इंडोलॉजिकल या मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएगी. क्यों एम्बिशियस क्यों होगी, क्योंकि तब ये एकदम एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी की डिमांड करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी. हर कंसेप्ट के अंदर ही डाइवर्सिटी है. सो इंडोलॉजिकल और मार्क्सिस्ट अप्रोच को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही डिड नॉट गिव इट मच कंसिडरेशन, ठीक है. ही यूज सेगमेंटरी व्यू ऑफ कास्ट, राइट. सेगमेंटरी व्यू ऑफ कास्ट क्या है कि कास्ट्स में भी सब कास्ट होती है. ब्राह्मण्स में भी बहुत टाइप के उसमें भी लेवल्स होते हैं ऊपर से नीचे. कहीं बहुत अपने आप को प्योर बोलते हैं. देन देयर आर आदि द्राविडियंस एंड द्राविडियंस शूद्र में. सो इन्होंने सब डिवीजन को भी पढ़ा था, सेगमेंटरी व्यू ऑफ कास्ट को भी इन्होंने ध्यान दिया था. सब डिवीजन in numerous forms, and to him the study of all of them under one theory would be an injustice, right. अब तो हमें समझ आ गया, अगर हम सारे ही सब कास्ट्स को एक ही थ्योरी के अंडर पढ़ेंगे बिना समझे जाने कि उसके पीछे क्या थिंकिंग है या क्या सोशल स्ट्रक्चर है, दैट इट वुड बी इनजस्टिस. फिर इन्होंने वर्ना और जाति या फिर जाति या कास्ट इसको बोल सकते हो, इसमें इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था. श्रीनिवास के हिसाब से वर्ना एक माइक्रो थियोरेटिकल स्कीमा है, और जबकि कास्ट या फिर जाति इज़ एन ऑल इंडियन फिनोमिनन डिफाइनिंग रियलिटी. ही सॉ कास्ट एज डायनामिक एंड रिजेक्टेड द वर्ना विच कंसिडर्ड कास्ट एज रिजिड हायरार्किकल सिस्टम. वर्ना एक आइडियोलॉजिकल कैटेगराइजेशन है. वर्ना क्या है, आइडियोलॉजी है, वैल्यूज़ हैं इसकी, कुछ आइडियाज़ हैं. और जाति क्या है, विच इज़ सब कास्ट इज़ द इंटरैक्टिंग ग्रुप. तो उनके हिसाब से द सोशल रियलिटी कास्ट की कहाँ लाई करेगी, इट लाइज इन जाति एंड नॉट ऑन वर्ना. और तो और इन्होंने बोला था कि अगर आप वर्ना पे ही फोकस करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्ना विल ऑल्सो मीन स्ट्रेसिंग ऑन द रिचुअल फैक्टर्स इन म्यूचुअल रैंकिंग, जहाँ पे आप म्यूचुअल रैंकिंग करोगे एट द एक्सपेंस ऑफ एन इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ अदर. तो इन्होंने एक्नॉलेज किया कि हर कास्ट की या सब कास्ट की कॉमन एट्रीब्यूट होती है, जैसे हायरार्की, ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्योरिटी पॉल्यूशन बेस्ड रिलेशन, ठीक है.
hierarchy is the core of caste and caste structure is guided by two hierarchy, एक रिचुअल दूसरी सेक्युलर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ आया कि इन्होंने दो टाइप की हायरार्की को डिफाइन किया था, एक होगी रिचुअल और दूसरी होगी सेक्युलर। रिचुअल में क्या क्या आ गया, ड्रेसिंग, रूल्स ऑफ सेग्रीगेशन, रूल्स ऑफ ईटिंग, मैरिज। और सेक्युलर में क्या आ गया, पावर, वेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, राइट। इनके हिसाब से मोबिलिटी इन सेक्युलर हायरार्की एक हिस्टोरिकल फैक्ट रहा है एंड दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ माइग्रेशन। You move from one place to another. Ownership of land is a very very important factor determining your status and your social standing. Government jobs which will lead to changing ritual, cultural position also, जिसको हम क्या बोलेंगे, संस्कृताइजेशन, right? To him, caste system is not as rigid as is depicted by the historians and other scholars. For example, Kashyap of Bengal, इन्होंने अपने आप को राजपूत डिक्लेयर कर दिया, right? जाट्स इन नॉर्थ इंडिया और लिंगायत इन कर्नाटका। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ टेलिंग यू कि कास्ट जो एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया कि ऊपर ब्राह्मण ही होंगे, इट इज़ नॉट एज रिजिड। ये दो एग्जांपल्स आप साइड कर सकते हैं बताने के लिए हाउ दीज आर दी डोमिनेंट कास्टेस, ठीक है। तो इन्होंने सेकुलर मोबिलिटी को बोला एज अ प्री कंडीशन ऑफ रिचुअल मोबिलिटी। कास्ट मोबिलिटी इज़ एसेंशियली ग्रुप मोबिलिटी डिफाइन की गई विच विल लीड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द होल ग्रुप इन लोकल हायरार्की। इनका अगला कंसेप्ट हमें लेके जाता है टू डोमिनेंट ग्रुप। ये डोमिनेंट कास्ट ही है, ये डोमिनेंट कास्ट। तो इन्होंने डोमिनेंट कास्ट को एक्चुअली दिस होल इज़ जस्ट वन टॉपिक। सो डोमिनेंट कास्ट को इन्होंने डिफाइन किया टू इलस्ट्रेट दी fluidity of the caste system. Lower caste in hierarchy can also be dominant position in can also have a dominant position by virtue of their number, land resources, right? तो अगर एक विलेज है, एक कोई जगह है जहाँ पे एक जो शूद्र या फिर ओबीसी कैटेगरी जो ब्राह्मण्स में नहीं आते, अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो दी पर्सन अगर वो पंचायत के लिए लड़ रहा है, पंचायत में सरपंच के लड़ रहा है, सो ही विल ट्राई टू काउंटर एंड ट्राई टू टॉक आउट टू हु, द शूद्र और द ब्राह्मण। ही विल ऑब्वियसली टॉक टू पीपल इन द सो कॉल्ड लो कास्ट बिकॉज देम बीइंग इन ग्रेटर पावर गिव्स देम द डोमिनेंस, राइट। तो लैंड रिसोर्सेज या फिर इनका नंबर डिटरमाइन करता है उनका डोमिनेंट पोजीशन क्या होगी सोसाइटी में। तो उन्होंने अपना जो स्टांस था कास्ट को लेके कि उन्होंने बोला था कि कास्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा फ्यूचर में भी और काफ़ी हमेशा ही रहेगा कास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। लेकिन उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया था कुछ टाइम बाद और उन्होंने बोला था कि ये जो है कास्ट सिस्टम दिस विल फेड अवे ग्रेजुअली, स्लोली द कास्ट विल फेड अवे। और ये डिसअपीयरेंस को उन्होंने किस चीज़ को एट्रीब्यूट किया था कि कैसे क्यों डिसअपीयर होगा, बिकॉज कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया, ये जाति जो है ना, जाति के बेसिस पे जो कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है ये फेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ग्लोबलाइजेशन एंड सेक्युलर फैक्टर्स। इनके क्रिटिसिज्म में लोग ये कहते हैं कि ये डोमिनेंट सेक्शन पर्सपेक्टिव को कुछ ज़्यादा ही इनको उजागर किया गया और इन्होंने संस्कृताइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और culture of the lower castes were ignored. Others said that संस्कृताइजेशन was not a new concept, इतना भी न्यू कंसेप्ट नहीं था, बस मेक ओवर है of the universal process of रेफरेंस ग्रुप का ही एक मेक ओवर है ये, ठीक है। इन्होंने इस टर्म को पहले फर्स्ट टाइम ही यूज दैट ही हैड यूज्ड इट इन एसे मैसूर विलेज के लेके के ऊपर जो उन्होंने ऐसे लिखा था उस पर बेस था एंड इट वाज रिटन आफ्टर हिज स्टडी ऑफ विलेज रामपुरा। मैसूर विलेज में इन्होंने डिस्क्राइब किया था द प्रेजेंस ऑफ ओकालिंगा या फिर वोकालिंगा विच कंसिस्टेड नियरली हाफ द पॉपुलेशन बिसाइड्स बीइंग द बिगेस्ट लैंड ओनर्स। तो डोमिनेंट कास्ट इज यूज टू रेफर टू अ कास्ट विच wields इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर एंड occupies a fairly high position in hierarchy.
हाई स्टेटस अकॉर्ड किया जाता है, पोजीशन दी जाती है. अदर कास्ट लुक अपॉन देम एज द रेफरेंस ग्रुप एंड दे ट्राई टू इमिटेट देयर बिहेवियर थ्रू रिचुअल पैटर्न, कस्टम्स एंड आइडियोलॉजी. डोमिनेंट कास्ट और पर्टिकुलर लोकेलिटी इट प्लेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, राइट? बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू कॉपी दी हैबिट्स ऑफ द डोमिनेंट कास्ट रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन इन दी हायरार्की, तो कल्चरल ट्रांसमिशन तो होगा ही ना. तो इमर्जेंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट ड्यू टू मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. पहला क्या है? इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स, देन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, देन फेयरली हाई प्लेस इन द लोकल हायरार्की में हाई प्लेस है, एंड एजुकेशन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट मस्ट बी रिटन. इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स को, दोनों को. कल्चरल को ऐसा नहीं था कि इग्नोर कर दिया था, इन दोनों को ही इन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी. डोमिनेंट कास्ट ऑल्सो wields इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर ओवर दी अदर कास्ट. इट मे नॉट बी रिचुअली हाई बट दे एन्जॉय हाई स्टेटस बिकॉज ऑफ वेल्थ, पॉलिटिकल पावर, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. ये तो बार बार री एम्फसाइज हो ही रहा है इससे, ठीक है. तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स. स्टडी ऑफ इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पावर इक्वेशन इन विलेज एज इट एक्सप्लेन्स द रूरल सोसाइटी इन कंपैरिजन टू इंडोलॉजिकल या मार्क्सिस्ट अप्रोच के मुकाबले कंपैरिजन में ये अप्रोच ज़्यादा अच्छे से हमको एक व्यू देगी टू अंडरस्टैंडिंग द रूरल सोसाइटी. इट इज़ सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग ऑल विलेज सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज सोसाइटी. जैसे कि कौन से एस्पेक्ट्स होगी विलेज सोसाइटी की? संस्कृताइजेशन, सेटलमेंट डिस्प्यूट, हायरार्की इन मल्टीकास्ट विलेज एंड पैटर्नेज, पावर. तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज लाइफ, इसको स्टडी करने में दिस विल गिव अस एन एज. क्रिटिसिज्म क्या है? टीके वुमेन ने क्वेश्चन किया श्रीनिवास फॉर नॉट ऑफरिंग एन ऑल्टरनेटिव सिनेरियो. जैसे कि स्ट्रॉन्गर कास्ट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स, राइट? हिस्टोरिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. टू डूमोंट एंड यहाँ पे एक पोप ये एक है, इनका स्कॉलर का नाम था POCOCK. टू डोमोन एंड पीकॉक श्रीनिवासन ने यूज़ की थी एनालॉजी ऑफ डोमिनेंट कास्ट फ्रॉम अफ्रीकन सोसाइटी से यूज़ की थी. एंड हिज डेफिनेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू पॉपुलेशन विच मे नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर. तो पॉपुलेशन को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, राइट? और थर्ड और लास्ट क्रिटिसिज्म है कि SC दुबे ने बोला कि इट इज़ नॉट कास्ट एज अ होल बट सम डोमिनेंट इंडिविजुअल जो प्रिवेल करते हैं, राइट? So this is all for it. Thank you so much.